आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वोत्तर दौरे का दूसरा दिन है। वो गुवाहाटी में सुरक्षा एजेंसियों के डीजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। साथ ही आज प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे। मुख्यमंत्रियों से मुलाकात के बाद नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी स्टेडियम में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। आज ही दोपहर बाद नरेंद्र मोदी इम्फाल के लिए रवाना हो जाएंगे। पूर्वोत्तर दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में असम के गोलपाड़ा से मेघालय के मेदी पत्थर के बीच नई रेल लाइन का उद्घाटन किया। साथ ही मोदी ने पूर्वोत्तर के लिए 7 बड़ी रेल लाइनों की आधारशिला भी रखी। गुवाहाटी के मालीगांव में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों को भी संबोधित किया और कहा कि देश के विकास के लिए पूर्वोत्तर का विकास जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में एक अखबार के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। मैं इतना जानता हूं कि भारत के इस ईशान कोने को, हमारे नॉर्थ ईस्ट को अगर हम अच्छी तरह से संभाल लें तो पूरा हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा। अगर भारत का मंगल करना है तो हमारे इस ईशान इलाके का भी, नॉर्थ ईस्ट पार्ट का भी तेज गति से भला करना होगा, विकास करना होगा। आज झारखंड और जम्मू कश्मीर विधानसभा के दूसरे चरण के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। 2 दिसंबर को झारखंड की 20 और जम्मू कश्मीर की 18 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री ने झारखंड के रांची और जमशेदपुर में रैली की और परिवारवाद को लेकर विरोधियों पर हमला किया। अब ये परिवारवाद, ये वंशवाद, इससे देश तंग आ चुका है। हिंदुस्तान ने, इस देश की जनता ने भारत की राजनीति में से तो वंशवाद का सफाया कर दिया। आज कोलकाता में बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह रैली करेंगे। रैली की जगह को लेकर बीजेपी और सत्तारूढ़ टीएमसी में कई दिनों से किचकिच जारी थी, लेकिन आखिरकार कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हरी झंडी दे दी। मामले को लेकर बीजेपी हाईकोर्ट में गई थी, जिसके बाद कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2 अधिकारियों की नियुक्ति की। बीजेपी का दावा है कि अमित शाह की रैली 2016 चुनावों के लिए ममता सरकार के खिलाफ शंखनाद है। लोकतंत्र की कोई रक्षा कर सकता है बंगाल के अंदर, वो है भारतीय जनता पार्टी, और उसका कल परिचय जब होएगा, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी यहाँ से पूरे बंगाल को संबोधन करेंगे और ये कहेंगे कि आ गया है समय कि बंगाल को अब बनाना है ममता मुक्त बंगाल, और यहां से आह्वान शुरू होगा और 2016 में ममता और टीएमसी का खात्मा होगा बंगाल के अंदर। लगता है महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच फिर से कोई बात नहीं बन पाई है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी शिवसेना की शर्तें मानने को तैयार नहीं है और शिवसेना झुकने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता एकनाथ शिंदे ने कहा है कि आगामी सत्र में शिवसेना विपक्ष में ही बैठेगी। गौरतलब है कि पिछले 2 दिनों से शिवसेना और बीजेपी के बीच बातचीत फिर शुरू हुई थी और कयास लगाए जा रहे थे कि शिवसेना फडणवीस सरकार में शामिल हो सकती है। शिवसेना का स्टेटस तो विरोधी पक्ष में है, वहाँ पे विरोधी पक्ष के नाते शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी कार्य तो कर रहे हैं। और ये स्टेटस कितने दिनों तक और बरकरार रहेगा? ये सब बातें आप जिस विषय के लिए आप पूछना चाहते थे वो विषय को मैंने साफ कर दिया। इसके आगे तो जैसे आगे बातें बढ़ेंगी आपको बताया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने फंड जुटाने के लिए आज केजरीवाल के साथ लंच का आयोजन किया है। दोपहर में दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में आयोजित किए गए फंड रेजिंग लंच में एक थाली की कीमत 20,000 रुपए रखी गई है। पार्टी को उम्मीद है कि फंड रेजिंग लंच का कलेक्शन मुंबई के फंड रेजिंग डिनर से ज्यादा होगा। गौरतलब है कि मुंबई में केजरीवाल के साथ डिनर में आम आदमी को 91 लाख का चंदा मिला था। चुनाव के बारे में सुगबुगाहट तेज हुई तो इस पर तो रिस्पांस बहुत अच्छा हो गया है और पिछले 2-3 दिनों में तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। पहले बहुत सूखा था, लेकिन अब लोग काफ़ी अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी अब रेडियो पर मन की बात करेंगे। केजरीवाल के रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत 3 दिसंबर से होगी।
जिसे निजी FM चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। दिलचस्प ये कि कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल लोगों से बातें भी करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए आम आदमी पार्टी ने ग्रामीण मोर्चे का गठन किया है। शनिवार को पार्टी ने दिल्ली में इस मोर्चे को लॉन्च किया। लॉन्चिंग के मौके पर केजरीवाल नए अंदाज में नजर आए। उनके सिर से आम आदमी पार्टी की खास टोपी गायब थी और उन्होंने पगड़ी पहन रखी थी। आज भाजपा के लिए, कांग्रेस के लिए गांव वालों की क्या अहमियत है? उनकी इतनी अहमियत है कि इन लोगों की जमीनें छीन लो और जमीनें छीन छीन के बिल्डरों को दे दो। फ्लैटों में पानी मिलेगा, गांव में पानी नहीं मिलेगा। फ्लैटों में सफाई होगी, गांव के अंदर सफाई नहीं होगी। गांवों की हालत फ्लैटों के बीच में झुग्गियों से भी बदतर हालत होती है। दिल्ली में केजरीवाल की सीट को लेकर सस्पेंस अब भी जारी है। पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें केजरीवाल का नाम नहीं है। दूसरी लिस्ट से ये साफ हो गया है कि मनीष सिसोदिया पटपरगंज से ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल नई दिल्ली सीट की जगह कोई और सीट की तलाश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी बार बार ये साफ कर रही है कि केजरीवाल नई दिल्ली सीट से ही लड़ेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन के बहाने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उमर ने कहा है कि जो भाई इस रियासत से 370 को दफा करना चाहता है, जो भाई हमारी सियासत के झंडे को उतारना चाहता है, जो भाई इस रियासत के संविधान को हटाना चाहता है, लोन साहब ये भाई आपको ही मुबारक हो। कुछ दिनों पहले सज्जाद लोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उनकी जमकर तारीफ भी की थी। जो भाई इस रियासत से 370 को दफा करना चाहता है, जो भाई हमारे रियासत के झंडे को उतारना चाहता है, तो भाई इस रियासत के आईन को तोड़ना चाहता है, जो भाई हमारे कानून को बदल के, हमारी शरिया कानून को बदल के कॉमन सिविल कोड लाना चाहता है, जनाब सज्जाद लोन साहब ये भाई आपको ही मुबारक है। हमें इस तरह के भाई नहीं चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की संपर्क यात्रा का पहला दौर खत्म हो गया है। 13 नवंबर से शुरू हुई यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने 4,500 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की और 34 जिलों के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए नीतीश ने तकनीक का सहारा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण सुनाए और फिर जमकर निशाना साधा। कई राज्य सरकारें बोनस देती हैं, हम लोगों ने भी पिछली बार 250 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया, कई राज्य सरकारें देती हैं। तो केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र लिखा कि आप ऐसा काम मत करिए और धमकाया भी, करिएगा तो हम आपके यहां अधिप्राप्ति को सीमित कर देंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश को आतंकी ताकतों से चौतरफा खतरा है। उन्होंने ISIS को सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि अलकायदा ने भारत में नया संगठन खड़ा किया है। गुवाहाटी में चल रहे DG कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री ने सबसे ज्यादा चिंता इस्लामिक स्टेट पर जताई। ISIS के बारे में आप जानते हैं, इसका जन्म इराक और सीरिया में हुआ। लेकिन भले ही इसका जन्म इराक और सीरिया में क्यों न हुआ, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसे अछूता नहीं रह सकता है। इस हकीकत को भी हमें समझने की आवश्यकता है। और कुछ गिने चुने भारतीय नौजवान भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। श्रीनगर के लाल चौक पर एक बार फिर आतंकी हमला हुआ। शनिवार दोपहर आतंकियों ने CRPF के बंकर पर ग्रेनेड फेंके, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके को घेर लिया। शहर भर में नाकेबंदी की गई। आतंकी हमले में एक जवान समेत 8 लोग घायल हो गए। एक दिन पहले ही जम्मू के अरनिया सेक्टर में भी आतंकी हमला हुआ था। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए कड़ी सुरक्षा के बावजूद मणिपुर में बम विस्फोट थम नहीं रहा। शनिवार को मणिपुर के लिलोंग इलाके में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। बम को धान के खेत में रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर पहुंच रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में मिली कड़ी हार के बाद जब पहली बार जनरल बॉडी की बैठक बुलाई तो जमकर हंगामा हुआ। बैठक में पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अजय यादव जब बोलने के लिए खड़े हुए तो पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों ने जमकर हुटिंग की और अजय यादव को बैठने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद कैप्टन अजय यादव ने चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए
पूर्व की हुड्डा सरकार की कार्यप्रणाली को जिम्मेवार ठहराया और कहा कि अगली बार बैठक में पूरी तैयारी के साथ अपने समर्थकों के साथ आएंगे ताकि इस तरह की हूटिंग का जवाब दिया जा सके। हिंदू महासभा ने हरियाणा में सरकार को चेतावनी दी है कि राज्य में लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाएं। साथ ही महासभा ने स्कूलों में स्कर्ट और लड़कियों के स्मार्टफोन रखने पर पाबंदी की बात भी कही है। उधर अजीबोगरीब फरमान निकालने वाली खाप पंचायतों ने हिंदू महासभा की मांगों को बेतुका बताया है। जैसे ही भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद हुए, वैसे ही नारायण के धाम ने सफेद चादर ओढ़ ली। पूरे इलाके में जबरदस्त बर्फबारी हुई और 35 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। दिलचस्प ये कि 3:35 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद हुए और 4:30 पर बद्रीनाथ में जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई और देर रात तक होती रही। इराक में आईएसआईएस के लिए काम किए अरीब मजीद को अदालत ने 8 दिसंबर तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। अरीब पर भारत और मित्र देशों के खिलाफ बड़ी साजिश रचने का आरोप है। एनआईए ने कोर्ट को बताया कि उसे ये जानना जरूरी है कि कहीं आईएसआईएस भारत में नेटवर्क तो नहीं तैयार कर रहा। दिल्ली के कमला नगर में हुई लूट के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। हाँ, पुलिस ने वो बैग जरूर बरामद कर लिया है जिसे साथ लेकर लुटेरे भागते दिखे थे। पुलिस के मुताबिक लुटेरे उसी बैग में पैसे रखकर भागे थे, लेकिन थोड़ी दूर जाकर बैग में से पैसे निकाल लिए और बैग फेंक दिया। इससे पहले 1.5 करोड़ की लूटपाट की मोबाइल तस्वीरें सामने आई थी। लुटेरों ने गार्ड को गोली मारकर कैश वैन से 1.5 करोड़ लूटे थे। रोहतक में एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल पर 10वीं क्लास के छात्र की बेरहमी से पिटाई के आरोप लगे हैं। छात्र की इस बेरहमी से पिटाई की गई है कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। घायल छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने प्रिंसिपल के सवाल का जवाब नहीं दिया था। मामला सामने आने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल अजीबोगरीब दलील दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पिटाई तो रूटीन का मामला है। मेरठ की एक मीट फैक्ट्री में गैस रिसाव होने से यहां काम करने वाली 15 लड़कियों की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें से 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों की माने तो अमोनिया गैस के रिसाव के चलते लड़कियों की तबीयत बिगड़ी। फिलहाल गैस रिसाव की वजहों का पता नहीं चल पाया है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में शहर कोतवाली के इंस्पेक्टर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 महीने पहले ही शहर में तैनात हुए इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह हत्या के मामले में शातिर अपराधी पप्पू उर्फ चंद्र प्रकाश के ठिकाने पर दबिश देने के लिए गए थे। पप्पू ने इंस्पेक्टर को देखते ही गोली चला दी। अस्पताल ले जाते वक्त इंस्पेक्टर की मौत हो गई। मेरठ में हॉरर किलिंग का एक मामला सामने आया है। 2 भाइयों ने अपनी बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को गंगा नहर में बहा दिया। बताया जा रहा है कि लड़की का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की कुछ दिनों पहले गायब हो गई थी और पुलिस ने उसकी लाश गंगा नहर से बरामद की थी। पटना पुलिस ने रुपसपुर इलाके के एक घर पर छापेमारी की और एक युवक को छुड़ाया। घर से पुलिस को 7 पासपोर्ट, वीजा और कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। पुलिस का मानना है कि ये गिरोह युवकों को अरब देशों में भेजने का काम करता था। पटना पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं इस गिरोह के तार आतंकी संगठन आईएसआईएस से तो नहीं जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत के बाद हड़कंप मच गया। मृतक सुल्तानपुर जिले का रहने वाला था, जो अपनी बेटी की शादी तय करने शुक्रवार की शाम फैजाबाद आया था। जब वो लड़के वालों से बातचीत कर रहा था, मोहल्ले में लड़ाई होने लगी। जब तक पुलिस वहां पहुंचती, लड़ाई करने वाले सारे लोग फरार हो गए और पकड़ा गया बच्चू नाम का शख्स। पुलिस ने उसे लॉकअप में बंद कर दिया। बाद में उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। कोलकाता की एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि इसे बुझाने के लिए दमकल की 20 गाड़ियों को कई घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आग की वजहों का अभी तक पता नहीं चला है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार से शुरू होने वाला पहला टेस्ट मैच फिलहाल टाल दिया गया है। फिल ह्यूज की मौत की वजह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पहले टेस्ट को टालने का फैसला लिया। ह्यूज का अंतिम संस्कार 3 दिसंबर को किया जाएगा और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए अंतिम संस्कार के अगले ही दिन मानसिक रूप से मैच के लिए तैयार होना नामुमकिन है। इसलिए ब्रिस्बेन टेस्ट को टालने का फैसला लिया गया है। हालांकि इस मैच की अगली तारीख का ऐलान होना अभी बाकी है। फिल ह्यूज के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान माइकल क्लार्क की आंखों से आंसू छलक पड़े। क्लार्क ने कहा कि इस वक्त टीम कैसा महसूस कर रही है, इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। क्लार्क ने यह भी कहा कि सभी को फिल ह्यूज की बहुत याद आएगी।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान पर 286 रन की भारी बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड की तरफ से ब्रेंडन मैकलम ने दोहरा शतक लगाया, तो वहीं केन विलियमसन दोहरा शतक लगाने से चूक गए। विलियमसन 192 रन पर राहत अली का शिकार हुए। इनके अलावा रॉस टेलर, कोरी एंडरसन और टिम साउदी ने भी न्यूजीलैंड के लिए अर्धशतकीय पारियां खेली। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 8 विकेट खोकर 637 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर लिया है।